तो देखो हम लोगों को आज जो टॉपिक रीड करना है वो हाइजेन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जब आप वेव ऑप्टिक्स की स्टडी करते हो तो सबसे पहले वेव के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले वेव के बारे में बताया था हाइजेंस ने, यानी हाइजेंस इज द फादर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। यहाँ तक तो हम देख चुके थे। तो हाइजेन ने देखो सबसे पहले क्या बोला। कल हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि वेव फ्रंट लोकस होता था उन सारे पॉइंट का जहाँ पे वेव क्या होती थी, सेम फेज पर वाइब्रेट करती थी। तो ध्यान से देखना, ये हमारा सोर्स है, सपोज करो दिस इज द सोर्स, ठीक है ना। और सोर्स के चारों तरफ ये आपका एक स्पेरिकल वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये तो मैं वेव फ्रंट की डेफिनेशन से पता चल गया था। लेकिन हाइजेंस ने पता क्या बोला कि ये जो वेव फ्रंट जिन पॉइंटों को जोड़कर आपने बनाया है, सपोज करो ये बहुत सारे पॉइंटों को जब आपने जोड़ा होगा तभी तो ये वेव फ्रंट बना होगा कि नहीं बना। तो हाइजेंस ने क्या बोला कि जितने पार्टिकल थे ना, ये खुद में एक सोर्स की तरह काम करने लगेंगे। काय की तरह काम करने लगेंगे? सोर्स की तरह। यानी ये एक छोटा सा वेव फ्रंट बनाएगा, ये एक छोटा सा वेव फ्रंट बनाएगा, ये एक छोटा सा वेव फ्रंट बनाएगा, ये एक छोटा सा वेव फ्रंट बनाएगा। कुछ इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? तो आप समझो, ये जब खुद एक सोर्स की तरह काम करने लगेंगे और ये छोटे छोटे वेव फ्रंट बनाएंगे, इनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यानी आपको बोलना क्या है, देखो ध्यान से, आपको यही बोलना है कि जिन पार्टिकल से मिलकर के हमने आपका वेवफ्रंट बनाया था, उनके सारे पार्टिकल खुद एक छोटे छोटे सोर्स की तरह काम करेंगे। जैसे ये सोर्स इतना बड़ा वेवफ्रंट दे रहा था, वैसे वो छोटे पार्टिकल छोटे छोटे वेवफ्रंट वो क्या देंगे? वेवफ्रंट देंगे, या छोटे छोटे सेकेंडरी वेवलेट देंगे। जब आप इन सेकेंडरी वेवलेट में टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे इसके आगे वाला वेवफ्रंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आया ना। फिर जब इस देखना इस पे पास पहुंचे, ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना था, ये फिर किसकी तरह काम करेगा? फिर से एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा। और फिर जब उसको टेंजेंट करेंगे तो हमें क्या करेगा? एक अगला वेवफ्रंट मिलता चला जाएगा। यानी हमें क्या मिला हाइजेंस प्रिंसिपल में कि आपका जो वेवफ्रंट जिन पार्टिकल से मिलकर बना था, उन सारे वो सारे पार्टिकल आपके एक दूसरे सोर्स की तरह काम करेंगे। वो खुद के छोटे छोटे क्या बनाएंगे? सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। पहला प्रिंसिपल। जब हम सेकेंडरी वेवलेट को टेंजेंट के थ्रू ऐड करेंगे तो हमें आगे की डायरेक्शन का एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। ये हमारा कहलाता है हाइजेन प्रिंसिपल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द हाइजेन प्रिंसिपल, लिखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द हाइजेन प्रिंसिपल, ठीक है ना। ईच पार्टिकल ऑफ each particle of wavefront behaves like a source समझ में आया कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पार्टिकल जो होगा आपका वो वेव फ्रंट का वेव काय की तरह करेगा? सोर्स की तरह। विच इज फॉर्म विच इज फॉर्म आ सेकेंडरी वेवलेट। जो आपका क्या बनाएंगे जल्दी बताओ? सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। ये पहला हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, these wavelets moves in the direction of light with the speed of light। ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ डायरेक्शन ऑफ लाइट में आगे की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आएगा कि नहीं आया? जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही, वेव फ्रंट भी उसी डायरेक्शन में या वेवलेट भी आपके आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा और इससे ये आगे बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है। आपने देखा कि जितने आपके सेकेंडरी वेवलेट निकलते आए थे, अगर उनको हम टेंजेंट के थ्रू ऐड करते हैं तो वी विल गेट द नेक्स्ट वेव फ्रंट और नॉट। देखो क्या हो जाएगा, व्हेन वी, देखो जल्दी से, व्हेन वी ज्वाइन the when we join the secondary wavelets when we join the secondary wavelets by a tangent, we will get
द नेक्स्ट वेव फ्रंट। आया समझ में नहीं आया? दिस इज कॉल्ड द हाइजेन प्रिंसिपल। आपको इस तरीके से आप मालूम होना चाहिए, अगर एग्जाम में भी आए तो आप ऐसा लिख के और ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो जल्दी से इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लेते तो देखो उसमें भी क्या होता है, ध्यान से देखना। दिस इज योर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, दिस इज योर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये पार्टिकल से मिलके बना होगा कि नहीं मिला होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे भी क्या होंगे इसके, पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? तो ये देखो अपने सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जल्दी बताओ। और ये भी अपने क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया और इनको जब ऐड किया तो यू विल गेट अ नेक्स्ट वेव फ्रंट। हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया? यू विल गेट अ नेक्स्ट वेव फ्रंट। नोट हो गई? चलो, हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद डालो टाइप्स ऑफ सोर्स, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस लेकर आना है तो कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। टाइप्स ऑफ सोर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि हर बार इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। चलो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सोर्स। टाइप्स ऑफ सोर्स, जो सबसे पहला जो टाइप होता है दैट्स कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्स। क्या कहलाता है आपका? कोहेरेंट सोर्स। देखो ऐसे सोर्स, ध्यान से सुनना, ऐसे सोर्स जिनसे निकलने वाली वेव अगर किसी पॉइंट पे मिले, या फिर जिनसे निकलने वाली वेव्स की अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। क्या सेम होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? सेम। भले ही उसका एम्पलीट्यूड सेम हो या फिर ना हो, ये काम चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए हमारी? सेम होनी चाहिए। तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे if the wave emitted by if the wave emitted by two source have a same frequency, have a same frequency and or a same wavelength, डेफिनेटली अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो वेवलेंथ भी क्या होगी आपकी? सेम ही होगी। तो द वेव emitted by the two sources have a same frequency or a same wavelength, whether their amplitude, whether their amplitude may or may not be same, whether their amplitude may or may not be सेम। समझ में आया कि यहाँ अगर आपके कोई वेव इमिट हो रही है दो सोर्सेज से जिनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ आपकी सेम है, चाहे उनका एम्पलीट्यूड सेम हो या फिर ना भी हो, ऐसे सोर्सेज को दीज सोर्सेज आर कॉल्ड दीज सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। ऐसे सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। समझ में आया कि नहीं? ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। क्या क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए, पर एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जांपल देता हूं मैं, देखना ध्यान से। y1 बराबर आपका, ध्यान से देखो, दिस इज a, दिस इज साइन a1 ले लो यहाँ पे, दिस इज ओमेगा टी प्लस के एक्स। आई बात समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल अगर वी हैव टू टेक द y2 इज, दिस इज a2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? y3 वी विल टेक केयर, y3 बराबर, दिस इज, ध्यान से देखना, दिस इज a3 साइन ओमेगा टी प्लस 2 kx। मैंने बोला यार प्लीज टेल मी कि ये तीन सोर्सेस में से तीन वेव जो है उनकी अलग अलग इक्वेशन दी गई है, इन तीन में से कौन आपके दो कोहेरेंट सोर्सेस है? क्वेश्चन समझ में आया कि है? आपको बताना है कि इन तीन में से कौन आपके दो कोहेरेंट सोर्सेस है। हमने बोला था एम्पलीट्यूड से हमें कोई भी फर्क
नहीं पड़ता, तो A1 A2 A3 गए भाड़ में। ठीक है ना। आपको पता है इस चीज में सिर्फ एक ही काम करने वाला है, वो है फ्रिक्वेंसी। और क्योंकि वेवलेंथ तो कहीं दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो आपके पास क्या था कि यू हैव ओनली फ्रिक्वेंसी, हाउ कैन यू टेस्ट। आपने देखा इसके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा। इसके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 ओमेगा। इसके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा। किन दोनों में एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है, 1 और 3 में। अभी अभी तो आपने देखा था कि उन दोनों की या तो फ्रिक्वेंसी सेम हो या फिर एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो आपने देखा कि Y1 और Y3 में ओमेगा और ओमेगा दोनों जगह है। तो दीज टू, ये वाला और ये वाला जो है सोर्स है, दीज सोर्स आर कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्स। कोई दिक्कत क्या, समझ गए आप क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानोगे कोहेरेंट सोर्स क्या है। यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए तो ही आपके वो क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट। एम्पलीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है। लिख लो जल्दी से। समझ में आ गया रोशनी, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पहचानना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा ऐसी क्वेश्चन देख करके। हाउ इज गॉट द पॉइंट और नॉट। हो गया ना। तो हेडिंग डालो इनकोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स। सेकेंड नंबर पे हेडिंग है इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स। देखो इनकोहेरेंट सोर्स हमारा क्या कहलाता है, ध्यान से देखना। आप लोग को पता है कि ऐसे सोर्सेस जिसमें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती थी वो तो कोहेरेंट थे। अगर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम नहीं होगी तो फिर कौन से हो जाएंगे वो, इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो देखो, इफ द वेव इमिटेड बाई, if the wave emitted by two sources have, if the wave emitted by two sources have different frequency or different wavelength, ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ आर कॉल्ड, आर कॉल्ड इनकोहेरेंट, आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेस। जो भी आपने एग्जांपल लिखा था ना, उस एग्जांपल में एक चीज ध्यान से देखना। जो Y1 एंड जो Y2 था वो आपके इनकोहेरेंट सोर्स थे, हाँ या ना। और दूसरा जो था Y2 एंड Y3 जो था वो आपस में क्या थे, आपके इनकोहेरेंट सोर्सेस थे। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। देखो अल्टीमेटली हमने जो अगला पॉइंट है, हमने सोर्सेस को देख लिया। अब हम एक और देखते हैं, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोनोक्रोमेटिसिटी। क्या दूसरा वर्ड है अपना, मोनोक्रोमेटिसिटी। तो हेडिंग डालो मोनोक्रोमेटिसिटी को हम समझे होता क्या है, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ेंगे, देन इंटरफेरेंस स्टार्ट। चलो, यहाँ पे जो वर्ड है दैट्स इज मोनोक्रोमेटिसिटी, या मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है ना। तो देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट उसे बोलते हैं या मोनोक्रोमेटिक सोर्स उसे बोलते हैं
जहां से आपकी जो लाइट इमिट हो रही है वो सिंगल वेवलेंथ से मिलकर बनी हो। किससे मिलकर बनी हो? तो आप बोलोगे अ वेव विच हैव अ सिंगल वेवलेंथ, अ वेव विच हैव अ सिंगल वेवलेंथ, देन द source is monochromatic in nature. Then the source is monochromatic in nature. तो ध्यान से देखो आप लोग, जैसे अगर मैं आपसे व्हाइट बोलूं कि व्हाइट लाइट जो अपने पास व्हाइट लाइट आती है सन से जो लाइट आती है, मैं बोलूं क्या वो मोनोक्रोमेटिक इन नेचर है? तो आप ध्यान से देखना कि अगर आप व्हाइट लाइट की बात करते हैं, ध्यान से देखो अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो इट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर, हाँ है ना? इट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको पता है वायलेट की वेवलेंथ अलग होती है, इसकी वेवलेंथ अलग, इसकी वेवलेंथ अलग, इसकी वेवलेंथ अलग, इसकी वेवलेंथ इसकी, यानी ये जो व्हाइट लाइट है कितनी वेवलेंथ से मिलकर बनी हुई है? 7 प्रकार की वेवलेंथ से मिलकर बनी हुई है। क्या ये मोनोक्रोमेटिक है क्या? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक के लिए तो क्या चाहिए थी आपको? यानी व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर होगा क्या? तो आइडियल मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो है लेजर। क्या है? सुना है लेजर का नाम? अपन लोग आंखों में मारते रहते हैं, दूर से बहुत दूर तक जाती है। परेशान किया कभी लेजर से किसी को? मैंने बहुत किया। एक बार एक अंकल की आंख आंख में मार दी थी, तो उन्होंने मुझे जो मारा था ना बेटा, मजा ही आ गया था, 4-5 थप्पड़ गल गए थे। सक्सेना जैसा हाल हो गया था, आई लाइक इट बोल के। तो देखो आइडियल मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है ना, दैट इज लेजर। और याद रखना स्मॉल लेटर में मत लिखना, लेजर को कैपिटल्स में लिखा जाता है। क्यों? इन हर का फुल फॉर्म है, पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो आइडियल मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है वो क्या होता है आपका? लेजर होता है। लेकिन यार लेजर से पहले अगर हम लैब में कुछ यूज करना चाहें, आपसे बोले कि अपने लैब में ऐसा कौन सा सोर्स है जो नहीं है हमारे पास लेजर, फिर भी हम मोनोक्रोमेटिक नेचर को पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखना सोडियम लैंप इज ऑल्सो नॉट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक बट ट्रीटेड एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। लिखो जल्दी से इसको, लिखे यहाँ पे लिखो सोडियम लैंप, सोडियम लैंप इज treated as a monochromatic सोर्स। क्यों सोडियम को ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मैं उपाधि देना चाहता? ध्यान से देखना, सोडियम को जब हम देखते हैं उस पर लगा करके तो हमें दो लाइनें मिलती हैं। सोडियम के स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन मिलती है हमको? दो लाइन। एक की वेवलेंथ है 5893 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की है 5896 एंगस्ट्रॉम के आसपास। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, इन दोनों में अंतर कितना है? सिर्फ 3 का। ठीक है ना? और आपको पता है एंगस्ट्रॉम कितना है? 10⁻⁻10 होता है। सोचो ये कितनी बड़ी बात, लेकिन 0.000000003। तो क्या हम इन दोनों को एक लाइन की तरह कंसीडर नहीं कर सकते क्या? यानी 5893 और 5896 जो दो बैंड निकल आते हैं सोडियम के, वो इतने करीब होते हैं कि हम इसको सिंगल वेवलेंथ मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? क्योंकि सिर्फ 3 एंगस्ट्रॉम का तो अंतर ही है। इसी वजह से हम इसको कैसा यूज कर लेते हैं? सोडियम लैंप को एज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गया? लिखो जल्दी से। ये कई बार पूछा जाता है जब स्कूल में वाइवा देते हैं ना, तो अपन बोलते हैं अपन लैब में कौन सा सोर्स यूज कर सकते हैं, तो आपको बताना है सोडियम लैंप। बोले ऐसा क्यों? आपको बताना वो दो वेव लेंथ होती है सर उसकी, एक 98 98 93, एक 58 96। दोनों में 3 एंगस्ट्रॉम का अंतर होता है जो कि बहुत ही ना के बराबर होता है, इसलिए हम उसको ट्रीट कर लेते हैं एज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। हो गया ना? नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अपना क्या है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो एप्लीकेशन पार्ट है किसका? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो ध्यान से देखना।
हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना। आ, ये कोई एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे बहुत, मान लो ये कोई एक वेव आ रही है, ये कोई एक वेव आ रही है, ये कोई एक वेव आ रही है, ऐसे बहुत सारी वेव आपकी यहाँ पर आके इस पॉइंट पे मिक्स हो रही है। और मिक्स होने के बाद इन सबको मिलाकर के एक वेवलेंथ हमारी बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है ना। मान लिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेव का y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है y2, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है y3, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है y4, और जो निकल के आ रही है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आपका y है। तो आपको पता है कि वेक्टर y बराबर आपका क्या निकल के आने वाला है y1, y2, y3 वेक्टर और y4 वेक्टर। कोई समझ में आया कि नहीं आया? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आप बोलोगे द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ मिक्सिंग ऑफ वेव इज इक्वल टू द, कि बोलोगे क्या बोलोगे आप, इंडिविजुअल वेक्टर एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेव। समझ में आया कि नहीं? यानी जो यहाँ पे वेव आ रही थी उनके व्यक्तिगत जो वेव वेक्टर निकल कर आया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आया था, उनका सम बराबर होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर के। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, according to the principle of superposition, the resultant displacement vector, the resultant displacement vector, the resultant displacement vector of two or more waves will be given by, will be given by vector addition of, will be given by vector addition of individual displacement vectors। आगे समझने के लिए आया? जो आपके यहाँ पे अलग अलग वेव के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थे, जब हमने उनका वेक्टर एडिशन किया तो उसकी मदद से हमें क्या मिल के आया, हमें मिला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? लिखो, ये फिगर बनाओ और इक्वेशन लिखो जल्दी से। अब हम आने वाले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। लिखो जल्दी से। हो गया? चलो हेडिंग डालो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हेडिंग इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डेफिनेटली हमने बोला था कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही कुछ हिस्सा है कि नहीं है, आया ना? यानी ये उसी चीज को फॉलो करने वाला है। तो आप देखो इसमें बोलोगे क्या,
द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स, द मिक्सिंग ऑफ टू और more light wave, the mixing of two or more light wave at a point, at a single point, to give a new wave, to give a new resultant wave, is called interference of light. समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी पॉइंट में दो या दो से अधिक वेव अगर मिल रही है तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हमें पता है कि हमने दो शब्द आपको पढ़ाए हैं, एक कोहेरेंट वर्ड पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? कोहेरेंट वर्ड का मतलब क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो सोर्सेज जिनसे निकलने वाली वेव की फ्रिक्वेंसी अगर सेम होती है या वेवलेंथ सेम होती है, भले ही एम्पलीट्यूड सेम हो या फिर नहीं हो, ऐसे सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। यानी लाइट हमारी कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए, यानी सोर्सेज हमारे कोहेरेंट होने चाहिए, और लाइट हमारी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता था कि लाइट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ वेवलेंथ। समझ में आया कि नहीं है? लेजर और सोडियम लैंप जिसको बोला था, ये लिख गया? तो हेडिंग डालो, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ 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 इंटरफेरेंस। ठीक है ना? तो पहली जो कंडीशन है, द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। क्या होना चाहिए? द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। ठीक है, पहला। दूसरा नंबर पे देखो क्या हो जाएगा, द लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट आपका कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दोनों चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूं। ये दो कंडीशंस होती है इंटरफेरेंस होने की। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन, अब इनमें से बोला जाए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन है, जिसके बिना हो ही नहीं सकता, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोर्स को आपको क्या होना चाहिए? कोहेरेंट। मोनोक्रोमेटिक ना भी हो तब भी हमें इमेज तो बनेगी ना, इंटरफेरेंस के बाद बस क्या होगी? ब्लर बनेगी। लेकिन अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे तो आपका बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो इन दोनों में अगर कोई पूछे आपसे विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द मोनोक्रोमेटिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग डालो, डेरिवेशन, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकर आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। डेरिवेशन देखते हैं इसका क्या है, इससे अपन बहुत सारी चीजें निकालेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये आपकी एक वेव आ रही है और ये आपकी क्या आ रही है? दूसरी वेव आ रही है। ठीक है ना? ये इस पॉइंट पी पे मिलने वाले हैं और मिलने के बाद आपका ये बाहर निकलने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, अगर ये y1 था तो मान लेते y1 बराबर हमें क्या मिलेगा? a, और यहाँ पे था आपका साइन ओमेगा टी। क्या है आपका? ए साइन ओमेगा टी। दूसरा हमने देखा y2 लेकर आए और ये मिला हमें a2 साइन, दिस इज ओमेगा टी प्लस 5। मैंने आपसे बोला यार बताओ क्या ये दोनों इंटरफेरेंस बनाएंगे? तो आपने देखा यहाँ पर भी ओमेगा है और यहाँ पर भी क्या है आपका? ओमेगा है। सोर्सेस कोहेरेंट हुए कि नहीं हुए? अब देखो जो रिजल्टेंट वेव निकल कर आएगी तो वो आएगा y बराबर, हमें नहीं पता ए एम्पलीट्यूड क्या निकल कर आया, यानी हमें क्वेश्चन में जो निकालना वो क्या निकालना? कैपिटल ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2। फिर इसके बाद देखा हमने साइन था तो हमें मिलेगा तो साइन ही, ओमेगा टी था तो मिलेगा तो हमें ओमेगा टी। लेकिन इन दोनों की वजह से एक फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एंगल थीटा। यानी इस डेरिवेशन में हमारा मेन मोटिव क्या है? इस ए की वैल्यू को निकालना और इस थीटा की वैल्यू को निकालना, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर ए और थीटा मिल गए, ओमेगा तो हमें यहाँ पे पहले से दिख जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या हो जाएगा, लेट द टू वेव्स, लेट द टू वेव्स
y1 and y2, let the two waves y1 and y2, देखना क्या, meet at point P and give y wave। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत क्या? अभी अभी आप लोग क्या पढ़ के आए हो पता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपने क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या देखा था आपने कि वेक्टर y बराबर क्या होना चाहिए, वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। समझ में आया कि नहीं आया? वेक्टर y बराबर क्या होना चाहिए, वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। हमने क्या किया, y की वैल्यू हमें देखो पता है, पर हम y को रहने दें, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। y1 बराबर आपका क्या है जल्दी बताओ? a1 साइन ओमेगा टी, हाँ है ना? इसकी वैल्यू को पुट कर दो। y2 बराबर हमारा क्या है जल्दी बताओ? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। कोई दिक्कत क्या? ये हमने दोनों को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका नजर आ रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? तो साइन ए प्लस बी का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस क्या होता है, कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत क्या? यानी हम साइन ए प्लस बी की जगह रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? हम जरा रख के देखेंगे। सो व्हाट यू गेट यार, देखना यहाँ पे, दिस इज y बराबर, ये दिख रहा है ना, y बराबर दिस इज a1 साइन ओमेगा टी, तो वैसे ही का वैसे ही रहा। अब देखो a2 को बाहर ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? a की वैल्यू ले लेते हैं ओमेगा टी, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। अब क्योंकि पहले निपट चुका है कॉस फाई के साथ, तो अब कॉस को क्या मिल गया, ओमेगा टी, और साइन को क्या मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो जल्दी से इसको, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो नोट करो जल्दी से। हो गया? इस साइड का तो लिख गया होगा ना? चलो, अब देखो हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इससे काफी सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। ध्यान से देखना, हम इसका a2 का अंदर इंटू कर दे, तो देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है, बाद में मैं लिख दूंगा ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको लिख के, सो व्हाट वी गेट हियर, दिस इज y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, में तो हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई कॉस फाइव, और a2 का इधर भी इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस इज a2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन फाइव। कोई दिक्कत क्या? आपको पता है इसमें साइन ओमेगा टी दिख रहा है, इसमें साइन ओमेगा टी दिख रहा है, कॉमन ले ले। तो देखो हमने यहाँ से लिया, दिस इज y बराबर साइन ओमेगा टी, यहाँ कॉमन दिख रहा था तो हमने यहाँ लिया, दिस इज a1 प्लस a2 कॉस फाइव, बचा कि नहीं बचा? आया ना? यहाँ देखो क्या है,
ये आपका ऐसे ही रहने दो, A2 साइन ओमेगा टी और सॉरी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई, ये था ना। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आने वाला है, हम यहाँ पे कुछ मानने वाले हैं। यहाँ पे साइन है तो साइन के साथ कॉस वाला मान लो। तो साइन के देखो हमें ओमेगा टी को बचाना है, क्योंकि आपको पता जो रिजल्टेंट इक्वेशन थी उसमें ओमेगा टी था कि नहीं था। तो हम ओमेगा टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो साइन ओमेगा टी को हमने बचाया, हम इसको कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉस ओमेगा टी को बचाना पड़ेगा, इन दोनों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हमने माना लेट, ध्यान से देखो, अब बारी वो थीटा था ना जो मिला था थीटा, नेट फेज डिफरेंस जो निकल के आया था थीटा, उसको देखना। तो देखो यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर आपको मिलेगा A इंटू, एंड दिस विल बी कॉस थीटा। आ गया थीटा की नहीं आ गया? ठीक है, यहां पे हमने इसको पूरे को मान के लिया A कॉस थीटा, तो इसका मतलब है A2 साइन फाई को हमें क्या मानना पड़ेगा? मान लिया कि नहीं मान लिया? क्योंकि आपको पता है ये फाई और ए का कॉम्बिनेशन है, तो यहां से भी आपको थीटा और ए का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी आपका फाई और ए यानी फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड का कॉम्बिनेशन है, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस इक्वेशन पे वैल्यू को पुट कर दें, व्हाट यू, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेना इक्वेशन 3, इसका बहुत ज्यादा यूज है अभी। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा। दिस इज साइन ओमेगा टी इंटू ये क्या रख दिया आपने, ए इंटू कॉस थीटा रख दिया कि नहीं रख दिया? और यहां देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉस ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? यानी अब देखो यहां से क्या होने वाला, अगर हम ए को बाहर साइड ले लें, ए को अगर आप बाहर ले लोगे, व्हाट यू गेट, ए को अगर आपने बाहर ले लिया, यहां से आपको क्या मिला, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, देखा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अभी उल्टा फॉर्मूला खोला था कि नहीं बोला था? ये पता आपको रियलिटी में क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, बी की वैल्यू क्या है, थीटा। देखा आपने, जो हमने लिखा था वो सच लिखा था क्या? यही तो आई थी ना रिजल्टेंट में, प्रूव कर ली कि नहीं कर ली? तो यहाँ पे जो ए है, दिस इज द फाइनल एम्पलीट्यूड, ए क्या है आपका, और थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल फेज डिफरेंस। हाँ या ना? लिखो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं ना?
अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, यहां से निकालना है आपको। ये जो इक्वेशन दी गई थी ना, सेकंड और थर्ड, इनका यूज करके हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड की वैल्यू। ठीक है ना? तो कहाँ का मैं इरेज कर दूं, मैं यहाँ का हटा देता हूँ सब ना, क्योंकि वो इक्वेशन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखना हम क्या करने वाले हैं। आप एक काम करो, स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायरिंग एंड ऐड इक्वेशन 2 and 3। आप इस क्या करो, इनका स्क्वायर भी करो और ऐड भी कर दो। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर, हाँ है ना? और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं ना साथ में, तो A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर। तो उधर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? नहीं ना? ओके, ध्यान से देखो, इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × A1 × A2 कोई दिक्कत क्या? इसको देखोगे यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज A2 स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत क्या? यहां देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों से, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए स्क्वायर अगर कॉमन है तो ये कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है? यहां देखो आप लोग, A1 स्क्वायर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं गई, लेकिन यहां देखोगे आप लोग A2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर यहाँ दोनों जगह लिखा है कि नहीं लिखा? तो यहाँ से A2 स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है, 2A1 A2 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोई दिक्कत क्या? ये कितना होता है, ये भी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो ध्यान से देखना, हमें क्या मिलने वाला है, हमें जो मिलेगा, दिस विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 × A2 इंटू क्या दिया गया आपको, कॉस फाइव बराबर ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा क्या? ए की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, दिस विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 मल्टीप्लाई बाई, फाइनली निकल के आ गया कि नहीं आ गया एम्पलीट्यूड की वैल्यू, आया ना? हमें उस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन निकल कर आई थी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, हमें क्या निकालना था, ए निकालना था, वो निकल के आ गया। दूसरा क्या है आपका, ये देखो अब अपन थीटा निकालते हैं।
तो देखो ये करने के बाद अब हमारा एम्पलीट्यूड तो निकल आया, अल्टीमेटली हमें चाहिए था थीटा। क्या चाहिए हमें? थीटा। तो देखना ये जो अपन ने क्वेश्चन 2 और 3 मानी थी, इसकी मदद से हमारा क्या होगा, थीटा निकलेगा। ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो फॉर थीटा अगर हम क्या करें, इक्वेशन 2 में से, सॉरी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे। क्या कर दे? 3 में से 2 को डिवाइड। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या है आपका, ए साइन थीटा अपॉन में क्या जाएगा, ए कॉस थीटा, हाँ है ना। और उधर पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, A2 साइन फाइव और अपॉन में क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए से क्या हो गया आपका, कैंसल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। एंड दिस इज A2, दिस विल बी साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस फाइव, हाँ है ना। तो थीटा बराबर कितना निकल के आ गया जल्दी बताओ, टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, A2 साइन फाइव डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस फाइव। कोई दिक्कत क्या? लिखो जल्दी से, थीटा भी आ गया ना। यानी ये डेरिवेशन में हमने ए भी निकाल लिया और थीटा भी निकाल लिया, जहां पे इक्वेशन हमारी क्या थी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। लिखो जल्दी से। हो गया? ठीक है, आप ध्यान से देखना, अगर हमारी दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड की हों इनिशियली से, अगर लेट, तो बोथ हैव द, पहले ऐड डालो, इंटेंसिटी डाल लो, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है ना। तो देखो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, intensity is defined as, intensity is defined as the square of amplitude। काय का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखो आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के, हाँ या ना। तो देखो ए की वैल्यू क्या निकल कर आई थी आपकी, ए की वैल्यू आपकी निकल के आई थी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ पे क्या था आपका कॉस फाइव, उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। आपको पता है रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट हियर, द आई बराबर जी क्या हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, हाँ है ना। ध्यान से देखना आप लोग, एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर कैपिटल ए एम्पलीट्यूड था आपका रिजल्टेंट वेव का, तो ए स्क्वायर से आपको आई मिला। लेकिन अगर यहाँ पे A1 स्क्वायर है, तो इसका मतलब वो पहली वाली वेव की इंटेंसिटी रही होगी कि नहीं रही होगी, ठीक है ना। अगर कोई A2 स्क्वायर है, तो वो आपकी काय की इंटेंसिटी रही होगी, ठीक है ना। इसका यहां से मतलब है कि A1 बराबर क्या निकल के आ गया, रूट I1, और यहां से A2 बराबर क्या निकल के आ गया, रूट, देखो हमें A1 A2 की वैल्यू भी मिल गई और A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। तो अगर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको देखना, I बराबर दिस विल बी द I1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सॉरी I1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका I2, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 इंटू रूट I2 मल्टीप्लाई बाई, आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया। A1 स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, I1, A2 स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, I2, A1 की जगह क्या रखा, रूट I1 और रूट I2, तो ये आ गया ना समझ में। तो ये इंटेंसिटी का आपने फाइनली बना लिया,
ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 माने तो देखो अभी थोड़ी कहानी में और ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 अगर यहाँ पे हम बोले a1 बराबर a2 बराबर है बस समथिंग a1 बराबर a2 बराबर कुछ स्मॉल a है, तो ध्यान से देखना यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखो i बराबर दिस इज स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर, यहां से क्या जाएगा, दिस इज 2a1 सॉरी a इंटू a मतलब a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 5। समझ में आया कि नहीं आया? यहां से हमने कुछ नोटिस किया तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या बना आपका 2a स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर cos 5। देखना इससे कुछ एक नया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है डेरिवेशंस में, वो कैसे निकल कर आएगा। तो ध्यान से देखो आप लोग क्या करोगे, 2a स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये क्या बचा 1 प्लस, ठीक है ना, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कौन सी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 प्लस, अगर हम इसको बदले 5 को तो 2 इंटू 5/2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फिर से क्या बचेगा cos 5, यानी cos 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता है ये हटने के बाद क्या बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर 5/2, क्योंकि यार थीटा की जगह क्या रखा है 5/2, तो यार थीटा वापस आ रहा है ना, तो थीटा की जगह क्या आ गया वापस 5/2, इसको पुट करो तो देखना क्या हो जाएगा आई बराबर दिस विल बी 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर 5/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4। सो देखना 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ अ रिजल्टेंट वेव। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ अ रिजल्टेंट वेव। ये भी यही है और ये भी यही है, ठीक है ना, ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के लिए है और ये फॉर सेम एम्पलीट्यूड के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर सेम एम्पलीट्यूड, फॉर सेम एम्पलीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ अ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड। देखो जल्दी से अब इसकी कंडीशन और देख ले फिर इंटरफेरेंस खत्म। कोई डाउट तो नहीं ना? देखो जल्दी से इसको, लिख गया ना? देखो कंडीशन फॉर लिखो ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ फिर लिखना, एक बार समझ लो तो ज्यादा मजेदार हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला यानी कुछ ऐसा बने कंस्ट्रक्टिव चीज बने, तो ध्यान से देखो एक चीज, ये एक आपकी पहले वाली वेव थी, ध्यान से समझना, इसमें दो प्रकार की नई वेव आने वाली है, एक स्टार्ट होगी इधर से और एक इधर देखो रोशनी पहले,
एक वेव स्टार्ट होगी इधर से। तो ध्यान से देखना, अगर इसका एम्पलीट्यूड 10 था और इसका एम्पलीट्यूड 5 है, तो हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड 15 मिल जाए। आया ना, इस वाली वेव के लिए जो एक साथ स्टार्ट हुई। लेकिन अगर ये वाली वेव आपकी 10 थी और ये वाली वेव आपकी सपोज करो 5 थी, तो आपको पता है ये +10, ये -10 प्लस का 5, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इस चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? इस दूसरे को हम लोग को जब एक दूसरे को डिस्टरबेंस करे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो क्या होता है आपका? डिस्ट्रक्टिव। और जब एक दूसरे के साथ चले तो इस चीज को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। आपको पता है ये पहले 0 से स्टार्ट हो तब साथ चल सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि ये एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, अगर दूसरी बार कहां से स्टार्ट हो 2 पाई से, तो फिर चल सकते हैं। फिर अगली बार ये कहां पे मिलेंगे जल्दी बताओ? 4 पाई पे। फिर इसके बाद अगली बार कहां मिलेंगे? यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कैसे याद रखना, भूल जाओगे पेपर में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखे ना, आपको सेम पे स्टार्ट करना है, तो सेम हर 2 पाई के बाद स्टार्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आप डिस्ट्रक्टिव को बोलते तो आप कहां से पहले पाई, पाई के बाद कितना हो जाता? 3 पाई। 3 पाई के बाद क्या हो जाता? 5 पाई। 5 पाई के बाद कितना हो जाता? 7 पाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे क्या? तो अब यानी डालो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भूलोगे तो नहीं ना? चलो, ठीक है ना। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, तो पहले देखो मैं इस पे बता देता हूं। इफ द टू वेव्स if the two waves whenever meet, then crust match with crust and or trough match with trough. This condition is called कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया कि नहीं आया? दिस कंडीशन, क्रस्ट ट्रफ समझते हो ना, क्रस्ट यानी पॉजिटिव, ट्रफ यानी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से दो वेव का मिल रहा है और नेगेटिव नेगेटिव से मिल रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रफ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। तो देखा हमने कैसे मिलाएंगे, ध्यान से देखना। पहला हमने बनाया, सबसे पहला पहला आपका वेव स्टार्ट हो अगर 0 से, तो ये कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखना ध्यान से कि ये तो आपकी वेव थी पहले से, अभी दोबारा कहां से स्टार्ट होना चाहिए फिर? तो देखो ये था 0, ये था पाई, ये था क्या आपका 2 पाई, ये था 0, ये था पाई, ये था आपका क्या 2 पाई। तो देखो, जब वो 0 से स्टार्ट हो रहा था तब भी उसने कंस्ट्रक्टिव बनाया, जब वो 2 पाई से स्टार्ट हो रहा था तब भी क्या बनाया उसने? कंस्ट्रक्टिव। अब वो अगला कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 4 पाई से। ये देखो, पाई इज कॉल्ड द फेस, पाई इज कॉल्ड द फेस। तो आप बोलोगे अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू या तो ले लो तुम 0, या फिर तुम क्या ले लो 2 पाई, या फिर क्या ले लो 4 पाई, या फिर क्या ले लो 6 पाई, यानी ऐसा करके पाई के साथ जोड़ना है आपको 2 × n। आगे समझ में ना, n की वैल्यू 0 रखा तो तुमने 0 मिल गया, n की वैल्यू 1 रखा तो तुमको क्या मिल गया 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखा तो क्या मिल गया 4 पाई। यानी पाई किसके टर्म्स में होना चाहिए? 2n पाई के टर्म्स में, जहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है? 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखो, ये तो फेज डिफरेंस की बात है। अब पाथ में क्या आएगा? फेज डिफरेंस तो ऐसे निकाला आपने, दो वेव के बीच में ये फेज डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा।
आप लोगों ने देखो उस दिन मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ये लिख लो पहले। देखो यहाँ पे अगर पार्ट डिफरेंस की मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट डिफरेंस, सो पार्ट डिफरेंस बराबर क्या पढ़ा था आप लोगों ने? तो देखना यहाँ पे क्या हो गया था। डेल्टा फाइव बराबर उस दिन आप लोगों ने देखा था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। देखा था कि नहीं देखा था? डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। हमें फाइव तो मिल गया, हमें क्या निकालना है? डेल्टा एक्स निकालना है। तो हम डेल्टा एक्स बराबर अगर लेकर जाए तो लैम्डा ऊपर हो जाएगा, 2 पाई कहाँ चला जाएगा? नीचे। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा, ये फाइव की वैल्यू, डेल फाइव की वैल्यू कितनी दी गई? 2 एंड 5। अगर आप चाहो तो यहाँ फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डेल्टा फाइव। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह पे क्या पुट करते, ध्यान से देखना, तो यू विल गेट हियर, देखो यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई, और ये कहता था 2 इन n इंटू पाई। यही था कि नहीं था? तो देखो पाई से पाई क्या हो गया? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसर। यानी n इंटू क्या हो गया आपका? लैम्डा। तो अगर आपसे बोले फेज डिफरेंस, तो आपको पता है फेज डिफरेंस की वैल्यू, n की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। n की वैल्यू वन रखोगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है, यहां रखोगे टू रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। ये कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा, एंड इससे करके चला जाएगा कितना? n लैम्डा। ये हो जाएगा आपका पार्ट डिफरेंस। समझ में आया ना पार्ट डिफरेंस कितना आया? ये लिख लेना, n लैम्डा के टर्म्स में आएगा। हो गया ना? याद रखना, वेनेवर लिख लेना, वेनेवर, अब ये लिख गया पूरा, लिखो जल्दी से। अब देखो जिनने ये क्लास मिस कर दी आज की, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? और ये आसानी से रिलेट हो जाएगा क्या कॉपी में देखने से? अभी तो इसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आएगी, बहुत कुछ है अभी इसके अंदर। याद रखना कल जो होगा वो इससे कठिन चीज होने वाली है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन। कल वो दोनों चीजें खत्म कर दी जाएंगी, परसों पोलराइजेशन, एंड देन चैप्टर इज खत्म। इसके बाद जो चैप्टर है वो तो दो दो दिन के चैप्टर हैं, यानी मे बी 5 या 6 तारीख तक ट्वेल्थ की फिजिक्स खत्म। अभी आपको याद रखना दो चैप्टर आपकी बाकी हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना? अब शुरुआत में वो लोग, अब वो जो लोग बच्चे पढ़ते थे इतना टेंशन में सिलेबस कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। एक दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा दो तो फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का निपटा दिया जाए, सिलेबस ऐसा है। चलो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट, यहाँ पे वेनेवर द, लिखो वेनेवर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर, वेनेवर द कंस्ट्रक्टिव, whenever the constructive interference occur, the bright fringe, यानी जहां पे स्क्रीन में आपको देख रहे होगे ना, जहां पे पैटर्न देख रहे होगे स्क्रीन में, वहां पे ब्राइट कलर का कुछ दिखाई देगा, ये उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं? ब्राइट फ्रिंज। तो जहां पे भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे क्या बनेगी आपकी? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और जहां पे भी आपका वो आगे डिस्ट्रक्टिव बनेगा वहां डार्क कलर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो स्क्रीन में आपको कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? वो आपको इससे ब्राइट कलर में दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ब्राइट फ्रिंज वहां पर क्रिएट होगी। ठीक है, क्या होगी वो इंटेंसिटी?
मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज कोई बता सकता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज। मैंने एक लास्ट लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था सेम एम्पलीट्यूड वाला, क्या था जल्दी बताओ। आपने देखा था आई बराबर 4a² कॉस स्क्वायर फाइव था कि नहीं था? 5/2 था क्या? 5/2 था, ओके ये तो नहीं था। अब देखो यहाँ पे फाइव की वैल्यू में क्या निकल कर आई, 2n पाई। तो जरा पुट करके देखो आई बराबर दिस इज 4a² कॉस स्क्वायर 2n पाई डिवाइडेड बाई पाई की जगह 2n पाई रख दिया, तो 2 से 2 क्या हो गया? देखो याद रखना कॉस में अगर एन पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं -1 आएगी। कॉस देखो जैसे यहाँ पे कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है कि नहीं होता है? और उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर। प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है, +1। है ना? तो मैक्स इंटेंसिटी कितनी निकल के आई जल्दी बताओ आप लोग, 4a²। आई बात समझ में? लेकिन ये तो तब है जब एम्पलीट्यूड आपका क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा हो इन दैट कंडीशन, आपने क्या देखा था जल्दी बताओ? फॉर वेरिंग एम्पलीट्यूड क्या निकल के आई थी वैल्यू? आपने देखा था दस आई बराबर I1 प्लस I2। ये क्या था, 2 × √I1 I2 और cos 5 था कि नहीं था? ठीक है। सो देखना यहाँ पे हम लोग अल्टीमेटली करने क्या वाले हैं। सो आई बराबर दिस इज I1 प्लस दिस विल बी द I2 +2। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, √2 ये I1 × I2 और ये हो जाएगा आपका cos 5 की जगह कर 2n पाई। याद रखना cos का ये पाई जो है ना, पाई का जब भी इवन मल्टीपल यूज करते हैं वो हमेशा +1 होता है, क्या होता है? और ऑड मल्टीपल हमेशा क्या होता है, -1। तो ये 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आएगा वो इवन आएगा कि नहीं आएगा? तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रखना है आपको, प्लस। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो तुमने यहाँ पे क्या देखा, ध्यान से देखो, आई बराबर I1 प्लस I2 +2 √I1 × √I2 इसको ऐसे लिख देते हैं। ध्यान से देखो, अगर हमें बनाना है इसको स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप बोल सकते हो √I1 का स्क्वायर करो तो I1 मिल जाएगा। अगर √I2 का स्क्वायर करो तो क्या मिल जाएगा, I2। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो √I1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, √I2 का स्क्वायर। ये क्या है, 2 √I1 और तो देखो a² + b² + 2ab हो गया कि नहीं हो गया? ये आपको क्या मिला जल्दी बताओ। और ये जहां से आपने इसकी वैल्यू रखी है आई काय में कन्वर्ट हो गया, काय में कन्वर्ट हो गया, मैक्स। यानी आई मैक्स की अगर हम वैल्यू यहां से देखें, सो व्हाट यू गेट हियर, ये वाला स्टार्ट किया होगा ना। तो ध्यान से देखो क्या मिला आपको, यू विल गेट हियर आई मैक्स बराबर क्या मिला, आई मैक्स बराबर दिस इज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। लिखो जल्दी से, कोई दिक्कत क्या? और इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा जल्दी बताओ। और आपको पता है आई √I1 पता है किसके बराबर था, जल्दी बताओ किसके बराबर था? √I1 किसके बराबर था, A1। था कि नहीं था? तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में कि नहीं आई? लिखो जल्दी से। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर डेड राइट फ्रिंज। आपने देखा फॉर सेम एम्पलीट्यूड के लिए भी आपने कैलकुलेट कर लिया, और फॉर वेरिएबल एम्पलीट्यूड के लिए भी कर लिया। हो गया? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, इसका सेकंड केस बाकी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो अपन खत्म कर लें, फिर आपका इंटरफेरेंस पूर्ण रूप से खत्म, ठीक है ना? आप लोग को भी कंप्लेन रहती थी नीलेश सर 10 मिनट पढ़ाते, 20 मिनट पढ़ाते, 40 मिनट पढ़ाते। आज मैंने रोशनी की बात मान ली, मैंने कहा रोशनी आज जीने नहीं दूंगा, रुक जा बेटा पूरा लेक्चर। बोर तो नहीं होगी रोशनी? बोल भी मत देना, वरना 1 घंटे और पढ़ा दूंगा, बैठी रह जाएगी। खुश हो गई लेकिन रोशनी, मजा आएगा उसको।
हो गया बहन। चलो नेक्स्ट वाला, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाउ। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हेडिंग डालो, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो ये कब बनेगा, व्हेन द क्रस्ट ऑफ एनी वेव, व्हेन द क्रस्ट ऑफ एनी वेव मीट विथ ट्रफ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपका क्रस्ट किसी वेव का मीट करेगा ट्रफ से, देन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर, फिर क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर। समझ में आया कि यार? तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई वेव दी गई थी, पहला तो ये था, दूसरा हमारे पास हमने अभी वेव बताया आपको, दिस इज, इनमें नॉमेनक्लेचर करो, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई और 4 पाई। ठीक है, हमें इस वाले से अगर यहीं से स्टार्ट कर देते तो हमें दिक्कत हो जाती ना। आपके दिमाग में बात आएगी कि अगर हम यहां कहीं से स्टार्ट कर दे, तो देखो इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ, पाई के बाद अगर दोबारा कहां पे ये चीज मिलने वाली है जहां पे क्रस्ट और ट्रफ मिलेगा, 3 पाई पे। यानी तुम्हें मिला, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो फेज डिफरेंस पाई था, आपने पाई पे देखा तो क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा था, पाई के बाद कहां मिल रहा था, 3 पाई, 3 पाई के बाद कितने मिलेगा, 5 पाई, और ऐसे ऐसे करके जाओगे तो ये मिलेगा 2n-1 पाई, इसमें मिलेगा आपको 2n-1। जरा जीरो रखो इसमें, तो जहां पे जीरो की वैल्यू क्या है ध्यान से देखना, n बराबर 0 1 2 ऐसा करके गया है इन्फिनिटी तक। तो n बराबर अगर हम जीरो रख के देखेंगे तो 2 × 0 बराबर 0, क्या हो जाएगा, 2n+1 होना चाहिए आई थिंक ना। हम्म, अगर हम n की वैल्यू जीरो से ना स्टार्ट करके 1 से करें, हाँ ओके, यहाँ पे n आपका 1 से स्टार्ट होगा तो सही है आपका। तो अगर 2n+1 करते तो जीरो होता, तो देखना यहाँ पे हो क्या जाएगा, n बराबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 2 × 1 बराबर 2, 2 - 1 बराबर 1, 1 × पाई बराबर पाई। अब यहाँ पे 2 रखना तो 2 दूनी 4, 4 में एक गया, कितना बचेगा, 3, यहाँ रखोगे 3 तो 3 दूनी 6, 6 में एक गया, कितना बचेगा आपका, तो ये आपका डेल्टा फाई की वैल्यू निकल के आ गई। हमने बोला एक बात बताओ, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने अभी भी देखा था लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल पाई करते थे कि नहीं करते थे, डेल पाई की वैल्यू क्या है, 2n-1। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 पाई, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2n-1 लैम्डा/2, जहां पे n की वैल्यू आपको कहां से लेना है, 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत क्या? तो ये देखो आपने पार्ट डिफरेंस भी निकाल लिया और आपने क्या निकाल, सॉरी ये फेज डिफरेंस भी निकाल लिया और पार्ट डिफरेंस। यही कंडीशन आपको याद रखना है, ये वैल्यू याद रखी जाती लास्ट वाली इनके टर्म्स में। लिखो जल्दी से इसको। डन इट। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म करने के बाद, अभी आपको पता है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंज तो नहीं बनेगी, कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क। समझ में आया कि नहीं आया? तो डार्क फ्रिंज की हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो
देखना यहाँ पे, when the destructive interference occur, when the destructive interference occur, then the dark fringe will be create. Dark fringe will be create. Will be create. तो देखना यहाँ पे, आपको पता है आई मैक्स का फॉर सेम एम्पलीट्यूड के लिए कितना था, 4a² और यहाँ पे क्या था जल्दी बताओ, cos स्क्वायर 5/2। फाइव की वैल्यू आपको यहाँ क्या रखना है, 2n-1 और दिस विल बी द क्या था आपका 2n-1 पाई था कि नहीं था, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर इसको हम रखेंगे तो आई मैक्स बराबर, तो दिस इज द 4a² cos स्क्वायर, आपको पता है यहाँ पे अगर पुट करोगे तो दिस इज 2n-1 और पाई/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई/2, फाइव की जगह पाई/2 आ गया कि नहीं आ गया। आपको पता है cos 90 कुछ भी हो हमेशा क्या होता है, जीरो, क्या होता है, तो ये टर्म ये होता है हमेशा जीरो, सो यू विल गेट द जीरो, यानी सॉरी मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी लिखना है यहाँ पे, क्योंकि जब डिस्ट्रक्टिव है तो मिनिमम होगा ना। तो आई मिनिमम कितना हो सकता है जल्दी बताओ, जीरो। पर ये तो आपने सेम एम्पलीट्यूड के लिए कहा, फॉर वेरिएबल एम्पलीट्यूड भी तो देख लेना चाहिए ना एक बार हमको। सो फॉर वेरिएबल एम्पलीट्यूड देखो, फॉर वेरिएबल फॉर वेरिएबल एम्पलीट्यूड दिस इज आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज देखो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 2 रूट, ये I2 हो गया, एंड हियर cos 2n-1 और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी cos 5 होता था ना यहाँ पे, तो दिस इज cos 2n-1। ये आगे समझ में नहीं आया। सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है इससे जो भी चीज मिलने वाली है हमेशा क्या मिलने वाली है, ऑड मिलने वाली है। और मैंने अभी आपको बताया cos का ऑड पाई मल्टीपल हमेशा क्या देता है, -1। सो व्हाट यू गेट हियर, आई मिनिमम बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 -2 रूट I1 इंटू रूट I2, a² + b² बनने वाला है, ध्यान से देखना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √I1 का स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे पिछले बार लिखा था। इसको क्या लिख सकते हो, √I2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ √I1 और √I2, कोई दिक्कत क्या। तो a² + b² -2ab, तो क्या मिला जल्दी से बताओ, आई मिनिमम बना हमारा √I1 -√I2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखे तो कैसा लिख के दिखाया था, √I1 तो a1 के बराबर था ना, तो देखो क्या हो जाएगा, आई मिनिमम बराबर अगर देखे तो दिस इज a1 -a2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। लिखो जल्दी से इसको, भरे हरे पेज की नहीं भरी, मजाक चेक कर रहे हो, पता जब तुम्हारे से पेज भर जाता ना, मेरी रोशनी की कॉपी भर गई। अब रोशनी का अगले दिन से लॉजिक, सर आपने एकदम से पढ़ा दिया, सब में से निकल के मैं खरीद नहीं पा रही, तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे। कल निखिल को आना बोलेंगे, एक दिन की छुट्टी क्या हमारी, वेब ऑप्टिक्स ही खत्म हो गया है। हाँ तो उसमें लास्ट के चैप्टर्स बचे हैं ना वो, आज अब वो तुम फिजिक्स में ज्यादा घबराई, बोले क्या हो गया। तो अब ये रहता ना कि 2 आवर्स की क्लास भी तो चल रही है ना तुम लोग की। मुझे तो बड़ा मजा आता है जब फॉर्म में हो ना अपन लोग पढ़ाने के। लिख गया, चलो। एक और लास्ट टॉपिक इसमें आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक रेशियो बताओ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का।
तो याद रखना, ये कई बार क्वेश्चंस में यूज होने वाला आई मैक्स और आई मिनिमम, लेकिन इसको हमें करना किसके लिए, वेरिएबल एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा था आई मैक्स कितना निकल के आया था, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम कितना निकल के आया था, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। सो आपने इसको खुद नोटिस किया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी यू विल राइट अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट का होल स्क्वायर। एक तो ये बहुत फेमस है। दूसरा आपका एक और फेमस है, एम्पलीट्यूड के टर्म में भी तो इसको लिखे थे ना अपन लोग। तो एम्पलीट्यूड के टर्म में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अगर हम देखें, सो व्हाट वी गेट हियर, वी विल गेट ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख ले, पूरा ही लिख देते एक साथ है ना, इसको बोला ए वन अपॉन ए टू, ए वन प्लस ए टू माइनस यहाँ का जगह ये आ गया, और इसका क्या कर दोगे आप लोग, होल स्क्वायर, ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है आई मैक्स और आई मिनिमम, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का थोड़ा सा ये पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से अब इंटरफेरेंस होता है खत्म, ठीक है ना। यानी कल हम थोड़ा टाइम देंगे हमें, क्योंकि पता है इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आया कि नहीं आया, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की जो क्लास होगी ना, उसमें आपको वेव ऑप्टिक्स का मॉड्यूल भी मिल जाएगा, और साथ में भले ही आपको व्हाट्सएप पे मिले, पर आपको वेव ऑप्टिक्स का मॉड्यूल मिल जाएगा, और उसके हमें सारे को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। आप लोगों को भी इंटरफेरेंस टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़कर आना है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, अभी जो है ये टाइम, एक क्वेश्चन और लिख लो आप लोग। क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक और लिख लो, फिर इसका फिनिश करते हैं। व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस व्हेन अ व्हाइट लाइट, व्हेन अ व्हाइट लाइट is used in place of monochromatic light, समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला तो ये है कि आंसर में कभी कभी पूछते हैं, आप बोलोगे डेफिनेटली इंटरफेरेंस इज, डेफिनेटली इंटरफेरेंस पैटर्न इज क्रिएटेड, बनेगा तो पक्का, भले ही मोनोक्रोमेटिक ना हो, डेफिनेटली इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी क्रिएटेड। पर आपको पता है, जब सिंगल वेवलेंथ होता है तो सिंगल वेवलेंथ की सिंगल पट्टी बनती है इमेज, लेकिन व्हाइट लाइट शायद कलर का बैंड है, तो उसकी इमेज भी कैसे बनेगी, एक वाइड स्प्रेड पैटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे व्हेन वी यूज, व्हेन वी यूज व्हाइट लाइट, a wide spread pattern is produced on a screen, समझ में आया कि नहीं आया, वाइड स्प्रेड पैटर्न क्रिएट होगा अगर आप लोग व्हाइट लाइट यूज करोगे, समझ में आया कि नहीं आया। पर पैटर्न तो बनेगा, कई जगह यस नो में पूछा जाता है ना, इस पैटर्न विल बी क्रिएटेड, और डेफिनेटली पैटर्न विल बी क्रिएटेड, बट आपको शार्प इमेज ना मिलकर के क्या मिलेगा, एक वाइड स्प्रेड पैटर्न, एक पट्टी टाइप का बैंड मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, प्लस कल हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी खत्म करेंगे, ठीक है ना।